हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी फिर से स्वागत करता हूं आपका रिविहान के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको हर वो चीज मिलती रही है जिससे आप अपने जीवन में उन्नति कर सकें। साथ ही साथ जीवन का मतलब अपने रिजल्ट में, अपनी पढ़ाई में भी उन्नति कर सके, मतलब कि बढ़िया परसेंट, बढ़िया रिजल्ट बना सके। और इसी प्रकार से आज मैं एक लेक्चर वीडियो लेकर आया हूं जिसमें एमपी बोर्ड द्वितीय परीक्षा जो होने वाली है उसके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। हुआ क्या बेटा कि जब बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो मैं डाउट में आया यार ऐसे कितने ही बच्चे होंगे जिनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे। तो हमने एक रील बनाई, एक शॉर्ट बनाया और हमने बात की कि भाई जितने भी बच्चे चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, 500 बच्चे यहां कमेंट कर दे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। मुझे लगा भाई बहुत कम बच्चे होंगे, पर ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। मैंने कहा कि बेटा 500 बच्चे कमेंट करेंगे, मैंने कहा 500 के ऊपर 600 बच्चे कमेंट कर चुके हैं। अब जब 600 बच्चों ने कमेंट किया तो मुझे समझ में आता भाई बच्चे तो बहुत हैं जिनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आवश्यकता है। अब जब आपने 600 का रिकॉर्ड कायम किया तो क्या मैं ऐसा व्यक्ति हो जाऊंगा कि जो अपना वादा पूरा नहीं करूंगा? क्या रिविहान अपना वादा पूरा नहीं करेगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। रिविहान अपना वादा पूरा करेगा, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। क्या लेकर आया हूं? फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेकंड बोर्ड एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और सिर्फ यही नहीं, रिविहान मैंने जब बोला तो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जो भी विषय होते हैं उन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चिंता मत करना, बस हौसले को अपने बुलंद रखना, ठीक है? हौसले को क्यों बुलंद रखना बेटा? ये जो लगभग लगभग 1 महीने का समय अंतराल है ना, ये बहुत कठिन जाने वाला है। मैंने क्या कहा, इसमें लगभग लगभग कितने होंगे बेटा? 100 सवाल। यदि मैं 14 पार्ट की बात करता हूं कि 14 चैप्टर से 20 क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करता तो 14 टू कितना होता? 280 होता। पर ये जो 280 की बात करूं सर 280 बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। तो क्या इसको कम कर दूं? जी हाँ सर, कम कर दीजिए। यदि तुम कहते हो कम कर दो तो बेटा ध्यान दो, यहां पर जो आपको आज क्वेश्चन मिलेंगे वो 100 के आसपास होंगे। कितने के आसपास होंगे बेटा? 100 के आसपास होंगे, ठीक है? अब सर 100 भी ज्यादा, तो बेटा ध्यान दो, फिजिक्स है, मजाक नहीं है कि 4 क्वेश्चन रटे और पास होके आगे बढ़ गए। नहीं, अच्छा रिजल्ट ला सकते हो यदि तुम इन 100 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख डालोगे। अच्छे तरीके से 100 क्वेश्चन लिखो, उसके सॉल्यूशन लिखो और अच्छे तरीके से समझ डालो। तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो बात कुछ और होगी, ठीक है? तो बात समझ में आ गई है। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं। और साथ ही साथ बस इतनी बातें कहना चाहूंगा अभी के लिए शुरुआत में कि जो अपने पास महीने भर का समय अंतराल है ना बेटा, ये जो रास्ता, ये जो फासला है, इसको बहुत अच्छे तरीके से खुशी खुशी तय करना है, टेंशन लेकर तय नहीं करना है, ठीक है? मैं आपको कुछ लाइंस बताना चाहूंगा कि मंजिलें कैसी, रास्ता कैसा, मंजिलें कैसी, रास्ता कैसा, और हौसले हो तो फासला कैसा। इसी शब्दों के साथ मैं शुरुआत करूंगा अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सर्वप्रथम बेटा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। बहुत सारे बच्चे आएंगे सर की अंग्रेजी बस के लिए है क्या? क्या सर इंग्लिश मीडियम बस के लिए है कि हिंदी मीडियम के लिए भी है? तो ध्यान दो बेटा, दोनों मीडियम के लिए है, चिंता नहीं करना। दोनों मीडियम के क्वेश्चन साथ ही साथ चर्चा पे लेकर आएंगे। सबसे पहले जब मैं चैप्टर 1 की बात करता हूं तो चैप्टर 1 में आपको क्या पढ़ना चाहिए बेटा? आवेश के क्वांटमीकरण का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगला क्वेश्चन है, मूल आवेश क्या होता है, इसका मान लिखिए। कितना होता है भैया अपने पास? व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज? राइट इट्स वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। टेंशन नहीं लेना है। अगला प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, राइट इट्स यूनिट। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो विशेषताएं लिखिए। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होती है बेटा? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि एक दूसरे को काटेंगे तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर हमें दो स्पर्श रेखाएं दिखाई दे जाएंगे, जिसकी वजह से हमें यह पता चलेगा कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं, जो कि संभव नहीं है, ठीक है? लेकिन संभव से मुझे याद आ गया बेटा, ये जब मैंने संभव बोला तो ये जो संभव है बेटा, ये क्या है? संभव बेटा एक क्रैश कोर्स, ठीक है, बढ़िया तरीके का। आपके 1 महीने में बढ़िया तरीके की तैयारी होगी। आपके मन में आ रहा होगा कि सर सिर्फ सवाल बताएंगे क्या, सॉल्यूशन नहीं बताएंगे? सर ये तो गलत हो गया है। आपके मन में आ रहा होगा, हो सकता है कई बच्चे कह रहे हो कि सर ये सवाल बता देने से क्या ही हो जाएगा, सर इसके आंसर भी बता दे तो बहुत अच्छा होगा। होगा बेटा, बहुत अच्छा होगा। आप यदि इसके आंसर जानना चाहते हैं तो आपको रिविहान लेकर आएगा, आने वाले टाइम पे इसका कोर्स भी लेकर आएगा और बढ़िया तरीके से आप उस पर पढ़ाई कर सकते हैं। बस इसके लिए क्या करना होगा? रिविहान का जो ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा, और जैसे आप इंस्टॉल करेंगे अपना नंबर दीजिए और फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो बेटा, 4 प्रश्न ये हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूं, यह 5वां प्रश्न है, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। derive an expression for electric field intensity due to an electric dipole
एट अ पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन। याद आया, याद नहीं आया हो तो याद दिला देता हूं। यहां पर होता है सर प्लस का क्यू, यहां पर होता है सर माइनस का क्यू, ये प्लस माइनस बनाकर एक द्विध्रुव बनता है, बोले तो डायपोल बनता है। और इस डायपोल से सीधा सीधा यदि आप जाएंगे सर केंद्र से कितनी दूरी पर सर जी, आर दूरी पर जब जाएंगे तो एक बिंदु पी मिलता है। इसे कहते हैं अच्छी स्थिति। इसका बढ़िया सा डेरिवेशन है जो आपको तैयार करना होगा द्वितीय परीक्षा के लिए। बहुत बढ़िया मौका मिला है बेटा तुम्हें परसेंट बनाने का। पहले सप्लीमेंट्री आया करती थी, लिख के आता था सप्लीमेंट्री में पास हुआ है लड़का। इस बार सप्लीमेंट्री वाला कोई काम नहीं है, द्वितीय परीक्षा हो रही है और द्वितीय परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का तुम्हें मौका मिला है। सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम्हें मौका मिला है और उस मौके को चूकना नहीं। ठीक है, हौसला बना के रखो, मन लगा के पढ़ाई करो और यार कितने ही सवाल है, कर डालो, हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम लिखें और सिद्ध करें। राइट एंड प्रूव गॉसेस लॉ फॉर अ क्लोज सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब गॉस का प्रमेय लिखना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं सर। अगला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ध्यान दो, अभी तक अपन क्या कर रहे थे सर, ये प्लस का क्यू है, सर ये माइनस का क्यू है। जी हाँ, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, सीधे सीधे नहीं जाना, इस बार लंबवत 20 से ऊपर की तरफ बढ़ जाइए। ये कहलाती है अपनी निरक्षीय स्थिति। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल भी निराश ना हो, आपके मन में सवाल आता है कि सर हिंदी मीडियम को बताते हो, नहीं, हम दोनों को बताते हैं, दोनों को पढ़ाते हैं और दोनों का खास ध्यान रखते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है बेटा? यही होती है इक्वेटोरियल पोजीशन कि अपन एक डायपोल होगा, डायपोल से सीधे ऊपर की तरफ 90 डिग्री लेकर एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, गॉस प्रमेय से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम व्युत्पन्न कीजिए। डिराइव कूलाम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। गॉस के थ्योरम से कूलाम्स लॉ का डेरिवेशन करना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रश्न हुए पार्ट 1 से। कितने प्रश्न दिए बेटा? केवल और केवल 8 प्रश्न। अब यदि तुम इन 8 प्रश्नों को तरीके से लिख लेते हो, इनका सॉल्यूशन बना लेते हो और भी अच्छे से पढ़ाई करनी, तो मैंने बोला ना अरिवियन का इंस्टॉल करो, वहां पर आके बढ़िया तरीके से पढ़ाई करोगे, चिंता नहीं करना है, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी और सेकंड बोर्ड एग्जाम की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा मौका करेंगे, काम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और इतनी मेहनत कर डालेंगे कि उसमें भी अच्छा प्रतिशत लेकर आएंगे। कई लोग कह रहे होंगे कि यार जो सेकंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं ना वो गधे बच्चे, उनका रिजल्ट बिगड़ जाएगा, ऐसा कई लोग कह रहे होंगे। तो ध्यान दो बेटा, तुम गधे नहीं हो, तुमको दूसरों को साबित करना है कि वो गलत है जो तुम्हें कह रहा था कि ये बच्चा हमारा कमजोर था, वो गलत है जो कह रहा था कि यार ये सिर्फ बहाने मानता है, परसेंट इसके नहीं बन सकते। तुमको उन सबको क्या करना है? गलत साबित करना है। गलत साबित करोगे, वादा करो अपने आप से और मुझसे भी, क्योंकि जब मैं ये प्रश्न बनाता हूं, जब तुम्हारे लिए चीजें लेकर आता हूं, तो मेहनत तो मैं भी करता हूं भाई। और क्यों करता हूं? क्योंकि तुम जैसे बच्चों का रिजल्ट अच्छा बन जाए, क्योंकि मेरे बच्चों का रिजल्ट अच्छा बन जाना यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए दूसरे पार्ट की चर्चा करते हैं। दूसरे पार्ट में पहला प्रश्न है, व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस? राइट इट्स ट्रू प्रॉपर्टीज। समविभव पृष्ठ क्या है? इसके 2 गुण लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न तैयार करना बेटा आपको, स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है? इसका एक उदाहरण लिखिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? राइट वन एग्जांपल ऑफ इट। अगला प्रश्न, विद्युत प्रवृत्ति और पराविद्युतांक के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए। डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद होगा यदि तो आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मतलब ये काई हुआ करती थी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के होता था। विद्युत प्रवृत्ति क्या होती थी बेटा? काई, और अपना पराविद्युतांक क्या हुआ करता था? के हुआ करता था। ठीक है, चलिए इस पार्ट के अगले प्रश्न को देखते हैं। इस पार्ट में हमारे पास अगले प्रश्न है बेटा, चौथा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। प्रूव दैट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू अ डायपोल इज जीरो। सिंपल सी बात है, हमारे पास एक डायपोल हो सकता है, एक प्लस का क्यू होगा सर जी और एक होगा सर जी माइनस का क्यू। हमसे कहा जा रहा है इस बार क्या निकालना है? इस बार हमें ये नहीं निकालना है। क्या नहीं निकालना है? इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं करनी, इस बार आपको विभव ज्ञात करना। विभव मतलब कि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है सर? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब कि अदिश राशि है, डायरेक्ट अपन उसको प्लस कर सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। एक प्लस वाला आएगा, एक माइनस वाला आएगा, टोटल कितना आ जाएगा? 0। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बन जाएगा बेटा। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए। मतलब कि डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या फॉर्मूला आता था? यदि याद ना आ रहा हो तो याद दिला दूं, क्या हुआ करता था सर? E बराबर माइनस डीवी अपॉन में डी आर। क्या कहते थे अपन? E बराबर माइनस डीवी बटे में डी आर। मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। इंग्लिश मीडियम वालों ध्यान देंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसको अपन क्या करते थे, इसको हम कहा करते थे सर, इसको हम कहते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पीजी है ये। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए एक व्यंजक उत्पन्न कीजिए। Derive an expression for the electric potential at a point due to an electric dipole in axial position of an electric dipole। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक बार एक्सियल पोजीशन में आपको पोटेंशियल निकालना है और एक बार कोएक्सियल में। ठीक है, एक बार अक्षीय स्थिति में विभव निकालना है, एक बार निरक्षीय स्थिति में विभव निकालना है, और ऐसे ही एक बार अक्षीय स्थिति में क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अक्षीय या निरक्षीय स्थिति वाला आपको पढ़ के जाना ही चाहिए, क्योंकि इसके आने के चांस थोड़े से बढ़ जाएंगे सेकेंड बोर्ड एग्जाम में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की। अगला है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए एक व्यंजक उत्पन्न कीजिए जब संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो। ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। इसका मतलब क्या हुआ सर, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, यहां पर एक प्लेट होगी, यहां पर भी एक प्लेट होगी, इसको अपन ने आवेश दे दिया प्लस का क्यू, और इसको क्या कर दिया बेटा, पृथ्वी कर बोले तो अर्थिंग कर दी है इसकी। ठीक है, अब इसके बीच में अपन क्या करेंगे बेटा, इसके बीच में अपन एक बहुत छोटी सी प्लेट रखेंगे जिसे हम कहेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच में आंशिक रूप से एक परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इस टाइम पे आपको एक बढ़िया सा फॉर्मूला डेरिवेशन कराया गया था, उसको तरीके से तैयार करेंगे और अपने नंबर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि आवेश के पुनर्वितरण में हमेशा ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, प्रूव दैट देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और यदि अपन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला होता था बेटा, हाफ CV स्क्वायर। इस फॉर्मूले के बेस पर एक आध दो न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, शायद आपको ये न्यूमेरिकल मिल जाए। ठीक है, हाफ CV स्क्वायर। अगला है समानांतर, इसको समांतर कर लेंगे, समांतर संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक स्थापित कीजिए। याद आया, एक बार अपन ने क्या बोला बेटा, अपन ने बोला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब पार्शियली फिल्ड हो। अब ये है सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होती थी बेटा इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सर, एप्सिलॉन नॉट ए और मल्टीप्लाई में के और डिवाइड में क्या आ जाता था डी। ये फॉर्मूला डेरिवेशन, ये वाला ज्यादा इजी होता है, लेकिन करना अपन को दोनों तैयार। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट से भी अपन ने 9 प्रश्न देख लिए हैं, 10वां और 11वां भी है, समांतर क्रम में या फिर अपन कह लें श्रेणी क्रम में। ठीक है, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन में भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी जो फॉर्मूले आते हैं, जैसे आते हैं C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसका बढ़िया सा डेरिवेशन देखेंगे। एक होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस में 1/C3। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन होता है, छोटा सा प्यारा सा देखेंगे, और इसके बेस पर बेटा कुछ न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं आपको मिले। न्यूमेरिकल मतलब कि क्या होता है सर जी, न्यूमेरिकल का मतलब होता है बेटा आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो आंकिक प्रश्न यदि आपको मिल जाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, इसकी भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए। 2-4 प्रश्न की बस बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं कर रहा, लेकिन इसके आधार पर आपको आंकिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है CBSE सॉरी MP बोर्ड वालों का। ठीक है, MP बोर्ड वालों का क्या रहा बेटा, बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक, इससे अक्सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं, इसलिए कह रहा हूं 2-3 न्यूमेरिकल इससे कर लेंगे, एक हाफ CV स्क्वायर वाले से न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो इस प्रकार से इस पार्ट में 11 क्वेश्चन दिए। आपके मन में आ रहा होगा सर सवाल तो बहुत ही ज्यादा दे दिए हैं, 11 सवाल सर, 11 सवाल कैसे करेंगे दूसरे पार्ट से। यार देखो साल भर तुमने पढ़ाई की है, मेहनत की थी ना, उस टाइम पे भी हल्का फुल्का रिजल्ट बिगड़ा है। अब यदि तुम दूसरे में भी अच्छी तरीके से मेहनत ना करो, ठीक है, पहले में तो तुमने जो मेहनत की थी कहीं ना कहीं बिगड़ गए रिजल्ट। अब यदि दूसरा एग्जाम है, दूसरे एग्जाम में तुम ऐसे 11-11 सवाल ना लगाओ। क्या है बेटा ये युद्ध है, समझ रहे हो, मैं कह रहा हूं ये युद्ध है। युद्ध में क्या होता है, मारधार तरीके की होती है कि नहीं होती, होती है। अब ये मारधार तरीके की होती है तो वहां पर इंसान क्या करता है, जी जान लगा देता है। क्यों, यदि वो जी जान से मेहनत नहीं करेगा, तरीके से लड़ाई नहीं करेगा कोई सैनिक, तो वहां पे उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार से इसको तुम अपने लिए युद्ध की तरह लेकर चलोगे। यदि तुम यहां पर मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट कोई और लेकर जाएगा और आप हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे। तो युद्ध की तरह इसको लीजिए और मन लगाकर मेहनत कीजिए। 10 सवाल 11 सवाल, अरे सर कुछ भी नहीं है। पर डे में यदि मैं एक दिन लेकर, एक दिन में 10 सवाल करूं, एक दिन 11 सवाल करूं, एक दिन 8 सवाल करूं, तो 14 पार्ट केवल 14 दिनों में खत्म हो सकते हैं। बोलो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बोलो हाँ सर हो सकते हैं और कर डालेंगे हम। चलो अगला पार्ट है बेटा विद्युत धारा, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। क्या है भाई हमारे पास,
ओम का नियम लिखिए। देखिए ओम्स लॉ बहुत अच्छा टॉपिक है। ओम का नियम लिखिए तथा धारा एवं विभवांतर के मध्य ग्राफ बनाइए। राइट, ओम्स लॉ एंड ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कर बनता है बेटा ग्राफ? ग्राफ यदि याद ना आ रहा हो तो आपको बता दो भैया, v अनुक्रमानुपाती होता है आई की। देखो v अनुक्रमानुपाती होता है आई के, v बराबर आई आर, ये फॉर्मूला लिखते थे। कौन सा लॉ है सर जी? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का याद हो तो ग्राफ इस प्रकार से बनता है बेटा। ये केवल ग्राफ ही आपको बढ़िया तरीके से एक नंबर दिला सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चालक के प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में तुलना कीजिए। मतलब दो टेबल बनानी है, दोनों तरफ एक बार प्रतिरोध लिखना है, एक बार प्रतिरोधकता लिखनी है, और फिर कंपेयर कर डाल। कंपेयर द रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। आगे ओम के नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। राइट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। आगे धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियमों को सचित्र समझाइए। एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज विद अ सर्किट डायग्राम अंडर करंट इलेक्ट्रिसिटी। किरचॉफ्स लॉज बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बेटा। पहला क्या था भैया? पहला नियम सर जी, टोटल करंट यदि करेंगे सर तो टोटल करंट हो जाएगी जीरो। ठीक है, जंक्शन पे आने वाली धारा और जाने वाली धारा का जब हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगी। या फिर कह लो 10 एम्पियर आ रही है सर तो 10 एम्पियर ही निकल कर जाएगी। दूसरा नियम क्या था सर? दूसरा नियम यही था, V इज इक्वल टू आई आर। जब अपन V इज इक्वल टू आई आर की बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल सा नियम है, कम जगह पे लग सकता है। यदि मैं यहां पर बात करूं तो ये हो जाएगा सर समेशन एपिसिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? समेशन आई आर। बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं, आसान है, बन जाएंगे, चिंता नहीं करना है। जब इस फॉर्मूले को लगा रहे हो तो क्या करोगे भाई? जब अपन करंट की दिशा में जा रहे हैं तो आई आर को क्या लेना है बेटा जी? प्लस में लेना है। जब अपन करंट की दिशा में जा रहे हैं, जब अपन करंट की दिशा के विपरीत जा रहे हैं तो क्या लेना है बेटा? माइनस का आई आर ले रहे हैं। ठीक है, ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट याद रखो, किरचॉफ का नियम भी बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या है सर हमारे पास? अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। अगला है व्हाट डू यू मीन। क्वेश्चन वही पढ़ रहा हूं, व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन क्यों लिखा है भाई? मैं अजीब सा व्यक्ति हूं ना, लगातार अंग्रेजी बहुत ही ज्यादा बोल दिया करता हूं। चलो सही करता हूं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, क्या फॉर्मूला याद है? NEAVD, बस यही है, I बराबर NEAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट में रिलेशन निकालने का। सेल की विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। आगे किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉस। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम बढ़ चुके हैं चौथे पार्ट की ओर, जिसका नाम क्या है? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मतलब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जल्दी से खत्म करेंगे बेटा इस चैप्टर को। प्रश्न है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक टेस्ला को परिभाषित कीजिए। डिफाइन वन टेस्ला। निर्वात की विद्युतशीलता एवं चुंबकशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कल ले जाएंगे आप। आगे है एन फेरो वाली धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कीजिए। क्या करना है? तीव्रता का व्यंजक नियमित करना है। क्या सर यही जलेबी रहेगी? नहीं, यही जलेबी नहीं रहेगी, बाय मिस्टेक गलत बन गई है। अपने पास बहुत बढ़िया से कुंडली होगी, एन फेरे होंगे। इसके केंद्र पर हमें क्या निकालना है सर? इसके केंद्र पर सर जी हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर क्या निकालना है सर? बी निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स। अगला क्वेश्चन है बायो-सैवर्ट लॉ। यदि याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो थोड़ा ध्यान दो। बायो-सैवर्ट नियम लिखिए एवं इनके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। राइट, बायो-सैवर्ट लॉ एंड डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेस्ड ऑन इट। बहुत सिंपल सी बात थी, याद आ जाएगा बायो-सैवर्ट लॉ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, छठवां प्रश्न हो चुका। अगला है सातवां, दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यह बल कब आकर्षण बल होता है या कब प्रतिकर्षण बल होगा? एक नंबर में आ सकता है बेटा ऐसा प्रश्न। क्या आ सकता है? यदि दो तार हो, दोनों में सेम दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो तो क्या आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? ठीक, क्वेश्चन है हमारे पास, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, व्हेन विल दिस फोर्स बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। अगला है एम्पियर सर्कुलर लॉ, मतलब कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना भी है, सिद्ध भी करना है। ठीक है, राइट एंड प्रूव एम्पियर्स सर्कुलर लॉ।
आप कहेंगे सर स्पीड बढ़ गई, जी हाँ स्पीड बढ़ गई, क्यों, चौथे पार्ट पे है भाई, ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी आए। जल्दी से अगला प्रश्न है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। बहुत अच्छा प्रश्न 2020 में आया, 2025 में रिपीट हुआ है, तो इसको एक बार देख जरूर लेंगे। इस प्रकार की एक कॉइल होती है, केंद्र होता है, केंद्र से यहाँ पर बिंदु P होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के घटक टूटा करते हैं, और इस प्रकार से बहुत बढ़िया बढ़िया सी चीजें होती हैं। ठीक है, ऐसा एक डेरिवेशन है, ऊपरी ऊपरी देख लीजिएगा, टफ लगता है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ना छोड़े तो बेहतर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला लॉरेंज। लॉरेंज की थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई भाई, लॉरेंज होता है, लॉरेंज बल क्या है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम लिखिए तथा इसका गणितीय रूप लिखिए। राइट द स्टेटमेंट ऑफ एंड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। कितने क्वेश्चन दे दिए सर चौथे चैप्टर से, 11 सवाल दे दिए। क्या सर ये 11 सवाल बहुत ज्यादा है, बताइए, आप बताइए, अपने मन पे हाथ रख के बताइए, क्या ये 11 सवाल ज्यादा है। आप में से जितने बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर ये ज्यादा है, तो मैं बता रहा हूं बेटा, यदि तुम इसको कहते हो कि ज्यादा है तो बेटा फिर तुम मेहनत नहीं करते। ध्यान दो, 11 सवाल है ना, तुम पर डे का टारगेट बनाओ ना, कि आज मैं इन 11 सवाल, केवल 11 सवाल करने को बोल रहा हूं, कुछ अलग से मेहनत करने को बोल रहा हूं क्या, नहीं। केवल इन 11 सवालों को करने में कितना टाइम लगेगा सर, 2 घंटे। याद करो, तुम जब बोर्ड एग्जाम में जाते हो 3 घंटे बस मिलते हैं इतने सारे सवाल करने का, तो क्या 11 सवाल में एक दिन में नहीं कर सकता, एक दिन में 3 घंटे निकाल के 11 सवाल नहीं कर सकता, कर सकता हूं सर, जरूर कर सकता हूं, और ये अपने आप को वादा करो कि तुम कर सकते हो। अगले पार्ट पर बढ़ रहा हूं, चुंबकत्व तथा द्रव्य, बहुत छोटा सा चैप्टर है, कम सवाल दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान दो, किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक लिखिए। डिफाइन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। अगला है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुणों की तुलना कीजिए, मतलब कि कंपेयर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मटेरियल की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, मतलब कि क्या करना है आपको, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रॉपर्टी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ में लौह चुंबकीय पदार्थ की प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, काम में आ सकती है। ठीक है, बहुत सारी नहीं, केवल 2-2, 3-3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छोटे छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर स्थित एक बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो बेटा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस बार क्या है भैया, हमारे पास मैग्नेट है, एक क्या होगा सर, नॉर्थ पोल, दूसरा क्या होगा सर, साउथ पोल। इससे समान दूरी पर कोई बिंदु है, मतलब निरक्षीय स्थिति है। यहां पर आपको क्या निकालनी है भैया, यहां पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कितने प्रश्न हुए, 4। आगे बढ़ते हैं, 5वां, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेगा एक छड़ चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगला प्रश्न विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आ चुके भैया, पाठ क्रमांक 6। कितने प्रश्न दिए, मतलब कि मैंने आपको इसमें से बहुत कम सर 5 ही प्रश्न दिए, तो 5 प्रश्न। अब 5 प्रश्न तैयार ना कर पाओ तो कितनी बुरी बात होगी। ठीक है, मन लगाओ बेटा, रोज सुबह उठो और दिमाग में भर लो, एकदम से दिमाग भर लो कि मुझे रोज सुबह उठना है, 3 घंटे का समय देना है, इन प्रश्नों के उत्तर मुझे क्या करने हैं, समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जिस कॉपी से, किताब से, जिस लेक्चर से पढ़कर, यदि यदि आपको कहीं से पढ़कर दिखाई दे रहा है, तो वहां से आपको यदि पढ़कर समझ में आ रहा है, तो 3 घंटे के अंदर हमको किसी भी हालत में अपनी कॉपी में इन उत्तरों को लिखना है, इन प्रश्नों के उत्तरों को क्या करना है, लिखना है। और जितना ज्यादा बेटा तुम लिख लोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हें समझने की काबिलियत आ जाएगी। ठीक है, केवल मैं कह रहा हूं कि इन 5 प्रश्नों के उत्तर, इन 11 प्रश्नों के उत्तर पर डे का टारगेट बनाओ, कि कल सुबह मैं उठूंगा, चौथा पार्ट खत्म करूंगा, कल सुबह उठूंगा, 6वां पार्ट खत्म करूंगा। 14 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन तैयार हो चुके होंगे। फिर क्या करोगे, बाकी बचे 14 दिनों में इनको रिवीजन मार देना। ठीक है, फिर 1-1 नंबर की तैयारी तो हो जाएगी। ठीक, चलो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की जा सकती है यदि मेहनत करोगे तो, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी बनाया जा सकता है। द्वितीय परीक्षा बेटा, कई लोग कह रहे हैं कि ये परीक्षा केवल वही लोग दे रहे हैं जो फेल हो गए थे या बहुत ही ज्यादा कम नंबर आए थे और उनके आने ही चाहिए थे, तो उन लोगों को तुम्हें क्या करना है, गलत साबित करना है कि नहीं सर वो लोग गलत हैं, हम थोड़ी सी भूल कर गए, चूक कर गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। ये आपके लिए क्या, ठीक है, मन में तो अपने हौसला रखो, बन जाएगा। अगला पार्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक तथा विमेय सूत्र लिखिए। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। अगला है फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए, मतलब स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
अगला एसी जनित्र क्या है? अगला एक समान वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। व्हाट इज एन एसी जनरेटर? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेन सर्कुलर कॉइल। अगला क्वेश्चन, स्वप्रेरकत्व क्या है? इसका मात्रक लिखिए। धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? राइट इट्स यूनिट। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, हाफ एल आई स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला था बेटा? हमारे पास फॉर्मूला था 1/2 एल आई स्क्वायर। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सब उसी प्रकार के हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आगे की ओर बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। मतलब कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। अगला प्रश्न है, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। मतलब कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू प्लेन सर्कुलर कॉइल। बहुत सिंपल से। कितने प्रश्न हो गए सर? 7 और दे रहा हूं। स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले भी आ चुका है, दोबारा आने के पूरे चांस है कि स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। अगला है हमारे पास, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान एक चालक छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। हमारे पास एक रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है। ठीक है, डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक force induced across the ends of a conducting rod moving in a uniform magnetic field। कितने हो गए सर? 9 और देंगे बेटा। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में लेंज का नियम लिखिए। लेंज का नियम, बहुत अच्छा सवाल, बहुत बार आ चुका है, दोबारा से पूछा जा सकता है। कौन सा नियम है सर जी? लेंज का नियम। कौन सा नियम है सर जी? सर जी ये है हमारे पास लेंज का नियम। तो लेंज के नियम का ध्यान दीजिएगा। राइट, लेंज लॉ रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन and explain Lenz law is equivalent to the law of conservation of energy। याद करो, हमारे पास सर जी एक बढ़िया सी कॉइल हुआ करती थी। ठीक है, देखे हो कि नहीं देखे हो भैया? बहुत सारे सीरियल आते हैं अपने पास। कौन कौन से सीरियल आते हैं सर? हमें याद है अनुपमा, हमें याद है कुंडली भाग्य। देखोगे उन सीरियल को तो तुम देखोगे कि जो हीरोइन हुआ करती है वो लड़के से बात करती, हीरो से बात करना चाहती। ठीक है, जब वो व्यक्ति पास में आता तो क्या करती है कि भैया मुझे तुमसे बात नहीं करती। जब वो नजरों से दूर हो जाता तो उसे याद आती है कि क्या लड़का था भाई, मुझे उससे बात करने की क्यों इच्छा हो रही है। बेटा इसे हम कहते हैं प्रेम। ठीक है, तो वो लड़की क्या कहती है, वो हीरोइन क्या कहती है? वो कहती है कि न दूर जाना न पास आना, बस यहीं ठहर जाना। तो इस प्रकार से लेंज का नियम है हमारे पास। लेंज का नियम कहता है कि चुंबक को, जब चुंबक पास आता है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो इसको दूर भगाने का प्रयास करता है, और जब चुंबक दूर जाता है तो इसको पास खींचने का प्रयास करता है। याद आया? सीरियल के हिसाब से लेंज का नियम याद रखेंगे, लेंज लॉ लिख कर आएंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पाठ क्रमांक 7 है सर जी, और इसका नाम है हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा, बोले तो अल्टरनेटिंग करंट। क्या है भैया? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, चलो समझ रहे हो? पार्ट 7 तक आ चुका हूं, बहुत सारे प्रश्न दे दिए हैं मानता हूं, पर मैंने तुम्हें बार बार कहा है ये युद्ध है, युद्ध में विराम नहीं होगा। युद्ध विराम केवल पेपर के बाद ही होगा। तब तक लड़ जाओ पर जीत कराओ। ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर बताइए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हास के दो कारण लिखिए। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। राइट टू रीजंस फॉर एनर्जी लॉस इन अ ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न, व्हाट इन धारा से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय व्हाट लेस करंट। यदि याद ना हो फॉर्मूला तो आपको बता दूं, ये जो cos फाई होता था इसे हम पावर फैक्टर भी बोलते थे। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं इसको? शक्ति गुणांक। cos फाई की वैल्यू जब 0 हो जाती थी, 0 मतलब कि क्या सर? फाई का मान कितना हो जाए सर? 90 डिग्री। फाई का मान जब 90 डिग्री हो जाता है तो अपनी cos फाई का मान कितना हो जाया करता है सर जी? 0 हो जाया करता है। तो जो पावर का फॉर्मूला था, पावर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? VRMS इंटू IRMS इंटू में क्या होता था? cos 90। तो ये पावर एवरेज कितनी आती थी? 0। 0 वाट की पावर मतलब कोई पावर है ही नहीं है और कोई पावर नहीं है, तो इसे हम कहेंगे वाटहीन धारा। पावर की ऐसे मात्रक वाट, वाट है ही नहीं तो वाटहीन धारा। बोले तो पावर की ऐसे यूनिट क्या होती है? पावर की ऐसे यूनिट हुआ करती है सर जी वॉट। वॉट नहीं है तो वॉट लेस करंट। वॉट नहीं मतलब कि वॉट लेस करंट। चलो आगे बढ़ते हैं। श्रेणी एलसीआर। एलसीआर बेटा बहुत अच्छा सा टॉपिक है, मैं कहूं तो इसमें स्टार बना दो, बना दिया जाएगा सर जी। तो ये स्टार बनाया जा रहा है, ये स्टार बनाया जा रहा है, बहुत अच्छा सा टॉपिक आने के चांसेस है।
फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट। अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक नियमित करना है। ठीक है, वैसे एक बात बताऊं, इसमें स्टार नहीं बनाना मुझे किसी और में स्टार बनाना है। किस में बनाना है अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए शुद्ध धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा वोल्टता से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होती है। क्या प्रूफ करना है बेटा? प्रूव दैट इन अ प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन फेज। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति सामर्थ्य, औसत सामर्थ्य लिखा है, सामर्थ्य का मतलब ऐसे शक्ति होती है, के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। डिराइव द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट। अभी बताए थे, पी एवरेज बराबर क्या होता है? वी आर एम एस कॉस फाइव। जैसे कॉस फाइव को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं, शक्ति गुणांक बोलते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मर का वर्णन करना है बेटा। ट्रांसफॉर्मर का वर्णन कैसे करना है? नामांकित चित्र मतलब कि डायग्राम बनाना होगा, सिद्धांत मतलब कि प्रिंसिपल लिखना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालना है, एनर्जी लॉस मतलब कि ऊर्जा क्षय भी लिखने हैं ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, कितने प्रश्न दे रहा है सर? 6 प्रश्न। अभी और देते हैं, ध्यान दो। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एक संधारित्र लगा है, परिपथ आरेख बनाइए और धारा कालांतर और तथा धारिताई प्रतिघात व्युत्पन्न कीजिए। एन अल्टरनेटिंग करंट circuit contains only a capacitor. Draw circuit diagram and derive current, phase difference and capacitive reactance. आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक नामांकित आरेख बनाइए और एसी डायनेमो। एसी डायनेमो वैसे पहले भी दे चुका हूं तो इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ध्यान देना, ये टॉपिक इसलिए स्टार नहीं बना रहा हूं कि सर आने के बहुत ज्यादा चांस है। हाँ, आने की चांस तो है, साथ ही साथ मेरा फेवरेट टॉपिक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक बेटा। यदि आपने ये पढ़ लिया तो सर्किट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आपसे बन जाएगा। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न है, बहुत अच्छे से पढ़ूंगा क्योंकि मुझे स्वयं में पर्सनली ये वाला टॉपिक पसंद है। एलसीआर, कितना प्यारा, कितना सुंदर सा टॉपिक है एलसीआर। आओ पढ़ते हैं। श्रेणी एलसीआर परिपथ को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझाइए। परिणामी वोल्टता का व्यंजक निगमित करना है, परिपथ की प्रतिबाधा निगमित करना है, अनुनाद की आवृत्ति निगमित करना है और साथ ही साथ क्या बनना है बेटा? चित्र बनाना है। चित्र किसका बनाना है सर? एल का, फिर सी का और फिर आर का, और इस प्रकार से हमारा बनता है एलसीआर परिपथ। ठीक है, एक्सप्लेन एलसीआर सर्किट अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। रिजल्टेंट वोल्टेज, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आपको बता दूं, बार बार कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को करना जरूरी है, क्वेश्चन को करना जरूरी है, क्योंकि यदि ये प्रश्न आप कर लेते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट में जितने भी सर्किट रिलेटेड वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और आने के चांस भी अच्छे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सर कितने प्रश्न दिए इससे? सर केवल 9 प्रश्न दिए। अब सोचो, 9 प्रश्न ना किया तो क्या किया भैया? द्वितीय परीक्षा मेहनत करनी है क्योंकि दूसरा मौका दिया गया है। अब दूसरे मौके का सफलता तरीके से, सफलतापूर्वक उपयोग नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत अच्छा व्यक्ति हूं भैया, बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति हूं कि मैं तुम्हारे लिए प्रश्न लेकर आया, बहुत ज्यादा अच्छा व्यक्ति हूं कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, लेकिन तब मैं अच्छा व्यक्ति नहीं रह जाऊंगा जब तुम कुछ भी मेहनत ना करो, आलस दिखा जाओ। आलस कैसे बताऊं? बहुत सिंपल सी बात बताऊं कि सर आज तुम जब वीडियो देख रहे हो, कह रहे हो सर बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है, मैं तो लिख लिया हूं, कल से उठूंगा, और कल सुबह तुम सोच रहे हो कि सर कुछ नहीं, 6 बजे उठ के क्या ही हो जाता है। हम उठेंगे सर 9 बजे तक, 9 बजे उठेंगे सर, फिर बढ़िया से चाय पानी करेंगे, चाय पानी नाश्ता करते करते सर 10 बज जाएगा, और 10 बजे सर थोड़ा सा दोस्तों से मिलना भी जरूरी होता है, तो दोस्तों के पास चले जाऊंगा, फिर दोस्तों के पास से घूम के आऊंगा सर, फिर 12 बजे से पढ़ाई करूंगा, और फिर बताओ क्या होगा? 12 बजे के बाद आओगे, खाना पीना खाओगे, सोओगे, पढ़ोगे, फिर शाम हो जाओगी, फिर तुम कहोगे अरे यार आज का दिन तो निकल गया, कल काम करता हूं, और ऐसे दिन पर दिन निकलते जाएंगे, परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाएगी, और तब मैं अच्छा व्यक्ति नहीं रह जाता हूं। ध्यान देना, तब मैं अच्छा व्यक्ति नहीं रह जाता हूं, तब मैं तुम्हें डांटूंगा। क्लियर सी बात है, प्यार से नहीं समझाऊंगा कि अरे एक सवाल हो जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, एक दिन गया तो क्या हुआ, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक एक पल इंपॉर्टेंट है। जब मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम्हारे आसपास के हर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, माता पिता मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे का अच्छा रिजल्ट बने, तो तुम क्यों नहीं मेहनत कर सकते? तुम कर सकते हो और तुम करोगे। एक भी दिन, एक ही मोमेंट मिस नहीं करोगे, वेस्ट नहीं करोगे, वादा करो। चलो अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं, मतलब मेरे अच्छे वाले स्वरूप से मिलते हैं, डांटने वाले स्वरूप से बाद में कभी मिल लिया जाएगा। ठीक है, जब तुम गलतियां करोगे तो तब। ठीक है, चलो भाई, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और यदि और भी अच्छे तरीके से मिलना चाहते तो हरिविहन का ऐप इंस्टॉल करना है, मैंने तुम्हें समझाया ना, वहां पर हमने ऐसी पढ़ाई कई बार कराई और इसके जो क्वेश्चन बता रहा हूं इसके सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे।
ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में पहला प्रश्न है विस्थापन धारा क्या है, इसका व्यंजक लिखिए। मतलब व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट इट्स एक्सप्रेशन। आगे बढ़ते हैं। स्टेट द सोर्स ऑफ गामा रेस एंड राइट इट्स यूज। मतलब कि गामा किरणों का स्रोत बताइए और इसके उपयोग लिखिए। बेटा आपको बता दूं, गामा नहीं, टोटल अपने पास कितनी है सर, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 जो तरंगे हैं बेटा, इन सातों तरंगों का नाम याद रखिए। इनकी आवृत्ति किसकी ज्यादा किसकी कम होती है, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, इसका सोर्स क्या है, सब चीजें आपको याद रखनी है। सात में से अक्सर कोई एक के बारे में पूछ लिया जाता है कि बताओ इसका स्रोत क्या है। ये कह लिया गया कि भैया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी है उस वेव का नाम बताओ, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा आवृत्ति है उस तरंग का नाम बता दीजिए। समझ में आ रहा है। तो इन 7 वेवों को, 7 तरंगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। वैसे वेवों नहीं होगा भैया, अंग्रेजी में हिंदी जोड़ दिए हैं तो क्या फर्क पड़ता है, अंग्रेजी हिंदी दोनों को तो पढ़ा रहे हैं, क्या कोई तकलीफ है, नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया से अगले सवाल देखते हैं और देखते हैं अगले सवालों में हमारे पास क्या है। तीसरा प्रश्न, अवरक्त तरंगों और एक्स किरणों के दो उपयोग लिखिए। मतलब कि राइट टू यूजेस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स एंड एक्स रेज, ठीक है। वही क्वेश्चन यही आएंगे, कोई एक तरंग दे दिया, उसका उपयोग पूछ लिया, उसका सोर्स पूछ लिया कि कहां से बनती है, कैसे बनती है, क्या उपयोग है, किसने खोजा था, क्या आवृत्ति है और क्या वेवलेंथ है, सारी चीजें पूछी जाएंगी। इसलिए तरीके से 7 तरंगों को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, कोहरे में संकेत के रूप में अवरक्त विकिरण का उपयोग करने का क्या कारण है। व्हाट इज द रीजन दैट इंफ्रारेड रेडिएशन इज यूज्ड एज अ सिग्नल इन फॉग। फॉग में इंफ्रारेड का यूज क्यों करते हैं, इसका रीजन बताना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं। बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न, क्या इसको मैं पहले भी पूछ चुका हूं, हाँ सर, विस्थापन धारा तो आप पूछ चुके थे। चलो कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर देना। देखो 6 दे रहा था, 5 प्रश्न बचे, देख लो एक बार और। नहीं तो कितने, 6 प्रश्न दे रहा था, 5 प्रश्न बचे हैं। क्या इस पाठ को खत्म करने में तुम्हें एक दिन से ज्यादा का समय लगेगा, नहीं सर। सुबह सुबह उठेंगे 4 बजे और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बढ़िया तरीके से हाथ मुंह धुलेंगे और इन 5 प्रश्नों को 6 के पहले खत्म कर देंगे। 5 प्रश्नों को 6 के पहले खत्म कर देंगे, बहुत अच्छा रहेगा यदि आप ये कर पाएंगे, ठीक है। मैं बार बार क्यों समझा रहा हूं बेटा, क्योंकि देखो समय हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं, क्लियर सी बात है। दूसरी परीक्षा बहुत पास है, समय बार नहीं मिलेगा। और कहते हैं ना कि किस्मत हर किसी को दूसरा मौका देती है, तो बेटा ये तुम्हारा दूसरा मौका है। क्या है ये तुम्हारा दूसरा मौका है। यदि तुम इसके बाद मौके गवाते हो, तुम सोचते हो कि किस्मत तीसरा मौका देती, तो ऐसा कोई डायलॉग मैंने तो नहीं सुना है और तुमने भी शायद ना सुना होगा। तो किस्मत दूसरा मौका देती है, तो दूसरा मौका मिला, इसमें अपन तबाही मचाएंगे, अच्छा रिजल्ट बनाएंगे। पाठ 9 की तरफ आ चुके हैं, 14 तक है, जल्दी से खत्म करते हैं। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, बोले तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत बड़ा चैप्टर है। यदि आप नवबोध किताब देखोगे, किसकी, नवबोध की किताब देखोगे, तो उस किताब में भी आप देखोगे कि भाई बहुत लंबे तरीके से इसको पार्ट्स में डिवाइड करके समझाया गया। तो इससे ज्यादा प्रश्न ना मिले तो उम्मीद मत करना भैया कि ज्यादा प्रश्न ना मिले, दूंगा, ज्यादा प्रश्न दूंगा, मन लगा के पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। आओ शुरू करते हैं और खत्म करते हैं। पहला प्रश्न, क्रांतिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अगला है, दर्पण सूत्र का निगमन कीजिए अथवा लेंस, देखो दर्पण सूत्र आ सकता है या फिर अथवा करके लिखा और करके भी लिखा है लेंस निर्माता सूत्र, दो में से कोई एक आने के चांसेस होते हैं भाई। तो डेरिवेशन देखिएगा, मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन आ सकता है या फिर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ध्यान देना, लेंस मेकर्स फॉर्मूला अलग होता है, लेंस फॉर्मूला अलग होता है, लेंस निर्माता सूत्र अलग है और लेंस सूत्र अलग है। अगला प्रश्न, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था का किरण पथ सहित आरेख, आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अनंत पर बने। बड़ा सा प्रश्न होता है, छोटा सा आंसर होता है, एक सुंदर सा चित्र बनाना होता है, हो जाएगा। क्या बेटा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। आपको क्या बनाना है बेटा, डायग्राम बनाना है और डेरिवेशन करना है किसका, फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर का। कब, जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर एक इमेज बने या फिर इमेज कहां पर बने बेटा, इंफिनिटी पर, ठीक। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक हेतु सूत्र निगमित कीजिए। डिराइव अ फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल। प्रिज्म के मटेरियल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला डेरिवेशन करना है, तैयार कीजिए। अगला प्रश्न, पांचवा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट इट्स एनी टू एप्लीकेशन।
अगला है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, मतलब कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज केप्ट इन कॉन्टेक्ट। दो हमारे पास लेंस है, दोनों को कॉन्टेक्ट में रख दिया गया है। अब इसके क्या निकालना है, फोकल लेंथ का डेरिवेशन करना है। क्या करना है, फोकल लेंथ का डेरिवेशन करना है, व्यंजक व्युत्पन्न करना है। अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी का एक नामांकित चित्र। देखिए अभी हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात की थी, अब सिंपल माइक्रोस्कोप आ गया। पहले क्या था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अब क्या आ गया, सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या बनाना है, वही बढ़िया से फोटो बना देना है, और फोटो बनाने के बाद मतलब कि रे डायग्राम बनाने के बाद आपको डेरिवेशन करना है, किसके, मैग्नीफाइंग पावर के, मतलब कि एम के, है ना। किसके डेरिवेशन करने हैं सर, हमें करना है आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन, बोले तो मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अरे सर ये तो बहुत ही ज्यादा कम प्रश्न दे दिए, मुझे लग रहा है मैंने तुम्हें कम प्रश्न दे दिए। चलो यदि कम दे भी दिए तो कोई बात नहीं है, पढ़ाई करना बेटा, इन 7 प्रश्नों में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न आने के चांसेस होंगे। मैंने कहा था ना बेटा, ये जो प्रश्न दे रहा हूं इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में तरीके से लिख लीजिए, और तरीके से यदि आप कॉपी में लिख लेते हैं तो पर डे का टारगेट बनाइए कि आज उठ के ये प्रश्न खत्म करना है, आज उठकर ये पार्ट खत्म करना है, फिर कल उठकर ये पार्ट खत्म करना है। पर डे की यदि तुम ये रणनीति बना लेते हो कि पर डे इन पाठों को खत्म करते हो तो 14 दिनों में 14 पार्ट खत्म हो जाएंगे और बढ़िया रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा और तुमसे सब बन रहा होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं सर जी। आगे बढ़ते हुए देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सर पाठ क्रमांक 10, बोले तो तरंग प्रकाशिकी। क्या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स भी मैं लिख चुका हूं, चिंता की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही शिकायत आई थी पिछली बार कि सर अंग्रेजी नहीं बोलते हो। देखो आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन लाफ इन इंग्लिश। बहुत ही ज्यादा अंग्रेजी बोल सकते हैं भैया, पर बोलना नहीं चाहिए भैया, बच्चों के सामने ज्यादा ओवर एक्टिंग करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलो मेलस का नियम लिखिए, एनसीईआरटी का सवाल। एनसीईआरटी बेटा वो बुक है जिससे लगातार सवाल बनते रहे। मेलस का नियम जब ये सवाल आया बोर्ड एग्जाम में 2025 में ही आया था, मैंने एनसीईआरटी से निकाल के दिया था। ठीक है, 2025 में है तो लोग कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस है, ज्यादातर स्कूल वाले कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस है, ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस है। सबकी बात नहीं कर रहा, पर ज्यादातर ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। लेकिन जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ाई की थी, लाइव क्लास में भी जुड़े हुए थे, उनको पता होगा कि मेलस के नियम तरीके से सर ने पढ़ाया था और आया था। ठीक है, तो एनसीईआरटी को थोड़ा बेस बनाएंगे। मेलस का नियम स्टेट मेलस लॉ। कला संबंध स्रोत को परिभाषित करें, डिफाइन कोहेरेंट सोर्सेस। समझाइए कि साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है, एक्सप्लेन व्हाई द सोप बबल अपीयर्स कलर्ड, क्यों ये कलर्ड दिखाई दिया करता है। चलिए अगले प्रश्नों पर आते हैं। हाइगन का सिद्धांत, हाँ बेटा हाइगन का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, हाइगन्स लॉ पढ़ना है, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन पढ़ना है, मतलब कि व्यतिकरण और विवर्तन पढ़ना है। ठीक है, प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बेस्ड ऑन हाइगन्स वेव थ्योरी। ठीक है, हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम को सिद्ध कीजिए। अगला है बेटा प्रकाश विवर्तन से आप क्या समझते हैं, विवर्तन प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। ध्वनि तरंगों में प्रकाश तरंगों की तुलना में विवर्तन प्रदर्शित करना आसान क्यों है। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लेंगे। व्हाट आर द यहां से पढ़ते हैं, व्हाट डू यू understand by light diffraction, what are the necessary conditions to demonstrate diffraction, why is it easier to demonstrate diffraction in sound waves compared to light waves। जो साउंड वेव्स होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं, उसमें डिफ्रेक्शन मतलब कि व्यतिकरण समझाना आसान होता है। व्यतिकरण नहीं, विवर्तन बोलना चाहिए। जो साउंड वेव होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं, उनमें विवर्तन समझाना आसान होता है, जबकि लाइट में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका उत्तर आपको देना है। 5 प्रश्न हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। दो तरंगों की परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स। आगे व्यतिकरण और विवर्तन में 4 अंतर अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया सा सिंपल सा अच्छा सा टॉपिक है। राइट, 4 डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। अगला है तरंगाग्र क्या है, इसके प्रकार क्या, उदाहरण से समझाइए। व्हाट इज वेव फ्रंट, राइट व्हाट आर इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न 9वां, हाइगन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए, एक्सप्लेन हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। कब आया था बेटा, 2019 में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक, प्रकाश के 2019 में आया है, इसलिए रिपीट होने के चांस हो सकते हैं, पुराना है। अगला प्रश्न, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश की फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाली कारक का नाम लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिंज विड्थ ऑफ लाइट। ठीक है, जो फ्रिंज विड्थ, ये लाइट की फ्रिंज विड्थ नहीं कहेंगे अपन उसको, पर फ्रिंज विड्थ जो चौड़ाई थी वो कैसे बढ़ सकती है या कैसे इफेक्ट हो सकती है ये बताना।
अगले पार्ट पर आ चुके हैं और जल्दी समाप्त करने वाले बेटा। ये 11वां पार्ट हो गया, 12 13 14 बस करना है। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, अंग्रेजी माध्यम वाले सावधान हो जाएंगे, नींद से जाग जाएंगे, टेंशन नहीं लेंगे। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और पढ़ने क्या जा रहे हैं, इसके सवाल बताने जा रहा हूं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि या तो तुम स्क्रीनशॉट ले रहे होगे, या फिर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे होगे तो क्या कर रहे होगे सर, स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे होगे तो कॉपी लेकर बैठे होगे, नोट कर लोगे। और हुआ तो मैं तुम्हें पीडीएफ भी अप्लाई कर दूंगा। क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, चेक करना है, यदि पीडीएफ मिल जाती तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो किसी ना किसी प्रकार से बेटा प्रश्न तो दिए जाएंगे तुमको। कार्यफलन और देहली आवृत्ति को परिभाषित करें बेटा, दोनों की डेफिनेशन याद करेंगे अपन। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन याद करनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन याद करनी है। आगे निरोधी विभव संतृप्त धारा को परिभाषित करें, मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और सैचुरेशन करंट। अगला विकिरण की द्वैत प्रकृति, जो चैप्टर का नाम क्या है, क्यों है, तो यही पूछा गया है, व्हाट इज द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक, अगले प्रश्नों पर आते हैं। अगला प्रश्न, डी ब्रोगली द्रव्य तरंग को परिभाषित कीजिए। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। डिफाइन डी ब्रोगली मैटर वेव्स एंड डिराइव डी ब्रोगली वेवलेंथ एक्सप्रेशन। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके मुख्य नियम लिए, मेन अपने को क्या लिखने हैं, लॉस। व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट इट्स मेन लॉस। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके मुख्य नियम लिखिए। अगला है हमारे पास फोटोन क्या है, इसके 4 गुण लिखिए। व्हाट इज फोटोन, राइट इट्स राइट 4 ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन के समीकरण को स्थापित कीजिए। प्रश्न है, एस्टैब्लिश आइंस्टीन्स इक्वेशन रिलेटिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अगला है तापीय उत्सर्जन क्या है, व्हाट इज थर्माइनिक एमिशन। द्रव्य तरंगों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव्स। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको 9 प्रश्न दिए इसमें से। अब अपन बढ़ रहे हैं परमाणु की तरफ। परमाणु मतलब कौन सा पार्ट कहला गया सर, 12, 13 और 14 बस हम खत्म करने वाले हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगे, पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितने भी तुम्हें प्रश्न बताए गए, जितनी भी चीजें समझाई गई हैं, उसको तरीके से तुम सुन रहे हो। और जो भी चीज मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये युद्ध है, युद्ध में विराम नहीं होता, तरीके से जब मान लो आपके पीछे कुत्ते भाग पड़ जाते, ठीक है, जब मैं इन प्रश्नों की बात कर रहा हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रश्न दे दिए सर, 1 2 3 और ज्यादा प्रश्न दे दिए सर। तो सर इतने सारे यदि आप प्रश्न दे रहे हो तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दो। यदि तुम रास्ते से जा रहे हो, 8-10 कुत्ते पीछे पड़ जाते, तब तुम क्या करोगे सर, तब तो हम बहुत तेजी से भागेंगे, नहीं तुम्हारे पास ताकत नहीं, खाना नहीं खाओ सर, तब भी भागेंगे। लगा दोगे ना दौड़ तरीके से, जैसे 8-10 कुत्ते पीछे पड़ गए, इसी प्रकार से मान लो कि पर डे तुम्हारे पीछे 8 से 10 सवाल पढ़ने वाले हैं, और जब पर डे तुम्हारे पीछे 8 से 10 सवाल दौड़ेंगे, तो तुमको भी उनको इस प्रकार से मानना है कि भाई जैसे कुत्तों से मैं डर के भागता हूं, इनसे भागना नहीं है, पर उसी प्रकार से मेहनत करनी है, इनसे लड़ना है, सामने से जाके सारे प्रश्नों को हल करना है। और जैसे कुत्ते की वजह से तुम तेजी से भाग जाते हो जब तुम्हारे पास एनर्जी नहीं रहती है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर ये नहीं समझ में आ रहा था, सर ये नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा। सीधी सी बात है, पर डे इन 10-11 प्रश्नों से लड़िए, इनके उत्तर लिखिए, याद कीजिए, 14 दिनों में पाठ कवर कीजिए, और एक शानदार रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। पढ़ते हैं प्रश्न। आयनन ऊर्जा क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है। What is ionization energy? What is the ionization energy of hydrogen atom? बोर के परमाणु मॉडल की 3 कमियां लिखिए। राइट 3 लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर के परमाणु मॉडल के 3 प्रमुख अभिग्रहित लिखिए, मतलब कि उसके क्या नियम लिए थे उसने। राइट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर ने क्या क्या माना हुआ था, है ना, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के आधार पर निकटतम पहुंच की दूरी का व्यंजक निम्नित कीजिए। प्रश्न है, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगला है, सिद्ध कीजिए कि एक परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या होना चाहिए, तो त्रिज्या कर देता हूं, त्रिज्या n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम is directly proportional to n square where n is the principal quantum number। ठीक, चलो बहुत कम प्रश्न बचे हैं बेटा। अपने पास छठवां है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। On the basis of Rutherford's atomic model, derive the expression for the total energy of an electron in a hydrogen atom। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त 2 मुख्य निष्कर्ष लिखिए। राइट 2 मेन कंक्लूजन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल की 2 कमियां लिखिए एवं व्याख्या कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर के मॉडल ने इस कमियों को कैसे दूर किया था। राइट 2 लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल एंड एक्सप्लेन हाउ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम ओवरकेम दीज लिमिटेशंस। ठीक है, चलिए
आगे बढ़े, कौन सा पार्ट मिल रहा है सर? नाभिक 13वां पार्ट, इसके बाद 14वां पार्ट, और सारे प्रश्न आपको सामने मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर हमारे पास? सर प्रश्न है द्रव्यमान क्षति क्या है, मास डिफेक्ट क्या होता है? सिद्ध कीजिए कि नाभिक में द्रव्य का घनत्व द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र होता है। बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन अच्छा है। प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ मैटर इन द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। आगे बढ़ते हैं, समस्थानिकों और समभारिकों को उदाहरण से समझाइए। डिफाइन आइसोटोप्स एंड आइसोबर्स विथ एग्जांपल। अगले हैं, रेडियोधर्मिता क्या है? प्रकृति में होने वाले 3 प्रकार के रेडियोधर्मी क्षय की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके अकरिंग इन नेचर। 5वां, नाभिकीय संलयन में विखंडन बताना है, मतलब न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन बताना है। अगला है, नाभिकीय बलों के गुण लिखने हैं, न्यूक्लियर जो फोर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज लिखनी है, जैसे 10⁻⁻15 मीटर में लगते हैं। यदि मैं यहाँ हूं, आप वहां पर हैं, तो इतनी दूर में अपना नाभिकीय बल काम नहीं करते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम पार्ट है सर, पार्ट क्रमांक 14, मतलब कि 14। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक के लिए बोलो तो, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की बोले तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सर? पढ़े, क्या पढ़ते थे पर इसमें सर? पीएन जंक्शन डायोड आया करता था, हाफ वेव रेक्टिफायर बोले तो अर्ध तरंग निष्ठकारी आया करता था। बस इन्हीं चीजों को अपने को तैयार करना है। क्या करना है भैया? तैयार करना है भैया। चलो, एक अर्धचालक की डोपिंग का क्या अर्थ है? यह अर्धचालक की चालकता को किस प्रकार प्रभावित करता है? What is meant by doping of a semiconductor? How does it affect the conductivity of a semiconductor? ध्यान देना, ये जो इतने सारे प्रश्न दिए हैं इसके उत्तर चाहते हो तो आरिविहान ऐप को अभी इंस्टॉल कर लो और वहां पर बढ़िया तरीके से तुम पढ़ाई कर सकते हो। चिंता मत करना, इन सारे प्रश्नों को और इनके साथ इनसे अधिक प्रश्नों को वहां पर पढ़ाया गया है आप ही के लिए। बढ़िया तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो ना, तो इंस्टॉल कर लो आरिविहान और जुड़ जाओ बढ़िया तरीके की बैच से, जो आपकी 1 महीने में अच्छी तैयारी करवा देगा। आगे बढ़ते हैं, पीएन संधि के संदर्भ में निम्न पदों को समझाइए। अनावृत आवेश, प्राचीर विभव। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन रेफरेंस टू पीएन जंक्शन, अनकवर्ड चार्ज, पोटेंशियल बैरियर। आगे बढ़ते हैं, अब ज्यादा प्रश्न बचे नहीं होंगे। प्रश्न है, पी प्रकार के अर्धचालक को ऊर्जा बैंड के पदों में समझाइए। एक्सप्लेन द पी टाइप सेमीकंडक्टर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड। अगला है, पीएन संधि में जो अपनी अवक्षय परत बनती है उसे समझाना है आपको। ठीक है, किस प्रकार से इसकी चौड़ाई प्रभावित होती है, जब ये अग्र बायस में होगा या पश्चिम बायस में होगा। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। पीएन जंक्शन डायोड में एक डिप्लीशन लेयर होती है, वो कैसे बनती है, और जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है तब इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी विड्थ पर, चौड़ाई पर। ये रिवर्स बायस में होती है तब इसकी विड्थ पर या चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक तथा एन प्रकार के अर्धचालक में 3 अंतर लिखिए। राइट, 3 डिफरेंस बिटवीन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगले प्रश्न, ऊर्जा बैंड क्या है, ये कैसे निर्मित होते हैं? बेटा बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। पी प्रकार एन प्रकार के अर्धचालक में अंतर, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में डिफरेंस लिखना है, या फिर दूसरे होते हैं बेटा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस। ठीक है, ऊर्जा बैंड मतलब एनर्जी बैंड्स का प्रश्न देख लिया आपने। आगे है, निज अर्धचालक तथा अवद्रव्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। राइट, द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अभी बताया ना, ये भी देखना है। और साथ ही साथ बेटा डिस्टकारी देखना है, या तो पूर्ण तरंग डिस्टकारी या तो अर्ध तरंग डिस्टकारी, कहीं ना कहीं आने के चांस है, क्योंकि इस बार नहीं आया था। क्या हुआ था? इस बार नहीं आया था सर जी, इसलिए इसके आने के पूरे चांस थे। तो इस प्रकार से मैंने तुम्हें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब इसमें देर किस बात की भाई, कि पढ़ाई कैसे करें सर? यही समस्या है सर कि आपने सारे सवाल बता दिए, हम नोट भी कर लेंगे, पढ़ाई कहां से करें, कैसे करें? तो ध्यान दो बेटा कि आप इसकी पढ़ाई बढ़िया तरीके से अरिविहान पर आकर, अरिविहान के बैच को ज्वाइन करके, कौन सा बैच है भैया? अरिविहान का एक संभव करके बढ़िया सा बैच है जो आप ही लोग के लिए सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए लॉन्च किया गया। उस अरिविहान के ऐप इंस्टॉल करना है आपको और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया बेटा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी और उसी पढ़ाई को करते हुए आप सेकंड बोर्ड एग्जाम में, मतलब कि द्वितीय परीक्षा में अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। बस क्या करना है, आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि हम जितनी मेहनत कर सकते हैं बेटा, हम वो सारी मेहनत करते हैं, मतलब कि सारे के सारे सवाल आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हो भाई, करोगे मेहनत? जी सर, मेहनत तो कर डालेंगे सर। यदि तुम कह रहे हो कि तुम मेहनत कर डालोगे तो ठीक है बेटा। अंत में बस यही कहना चाहूंगा मैं आपसे कि थैंक यू। ठीक है, थैंक यू बेटा कि आप यहाँ पर आए, पढ़ाई की बढ़िया तरीके से। अरे वाह, थैंक यू भी जम चुका है। जी सर, थैंक यू भी आपका जम चुका है। बस इस यू को थोड़ा सा यदि मैं अलग कर देता तो ज्यादा सही था। कोई बात नहीं सर जी,
मैं इस थैंक को अलग करता हूं, यू को अलग करता हूं, तो थैंक यू। यहीं तक अभी तक मैंने तुम्हें चीजें समझाई हैं, और यदि चीजों को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, पढ़ाई और भी ज्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तो तुम जुड़ सकते हो अरिविहान से, क्योंकि यहाँ पर आपको कराई जाती है बहुत बढ़िया तरीके की पढ़ाई। ठीक है, तो ठीक है, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि डर डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मिलते हैं अरिविहान पर, तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।